गुड इवनिंग। मैं हूं सोनिया सिंह फ्रॉम माई वीज़ा ओवरसीज़ और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका फेसबुक के लाइव सेशन पर। जैसे कि हर फ्राइडे हम मिलते हैं, मिस्टर दीप अरोड़ा हमारे साथ होते हैं, माई वीज़ा ओवरसीज़ के डायरेक्टर हैं और हमें हर बार कुछ ना कुछ नई गाइडेंस देते हैं। पिछली बार हमने बात की थी विजिटर वीज़ा की, जिसके ऊपर हमने उसके रिफ्यूज़ल को कैसे कम किया जाए और कैसे जो अप्रूवल को वो बढ़ाया जाए। सेम वे हम बात करेंगे स्टडी वीज़ा की कि इसके अप्रूवल को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और रिफ्यूज़ल के चांसेस को कम कर सकते हैं। तो जो भी गाइडेंस है, जो भी अवेयरनेस है, वो आप हमें बताइए और क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में भी आप प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, सो दैट जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं या अभी 12th में पढ़ भी रहे हैं, आगे तैयारी करेंगे, तो उनके लिए क्या प्रेपरेशंस हो सकती हैं, उनके पेरेंट्स के लिए क्या प्रेपरेशंस हो सकती है, गाइडेंस हो सकती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। थैंक यू जी, थैंक यू सोनिया। सो आज एक बार फिर जैसे कि एज यूजुअल आप वेट करते हैं और हम भी आपकी वेट करते हैं कि जो भी हमारे माइंड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपकी फेवर में हों, आपकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए हों, तो वो सोनिया मैम और हम एक माई वीज़ा ओवरसीज़ की जो टीम है वो आपके साथ और आपके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लिया गया है, लास्ट टाइम हमारा टॉपिक ये था लास्ट वीक कि विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा के लिए रिफ्यूज़ल्स कम हो, अप्रूवल रेट ज़्यादा हो जाए, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया। सिमिलरली एंड पैरेलली हम ये बात करना चाहते हैं कि स्टडी वीज़ा के लिए किसी भी कंट्री का वीज़ा हो, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जहाँ पर भी आप स्टडी करने जाना चाहते हैं, तो आपके रिफ्यूज़ल्स के चांस कम हो जाएं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स आपने नहीं करने कि जहाँ पर आपका रिफ्यूज़ल आए और कौन कौन से ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स करने जहाँ पर आपका अप्रूवल आ जाए। सो जैसे आपको मालूम है कि माई वीज़ा ओवरसीज़ घुमार मंडी पर्ल पैलेस लुधियाना से ऑपरेट कर रहे हैं हम, और 10 to 6 आप हमें कभी भी ऑफिस में आके मिल सकते हैं। मोबाइल नंबर जो है वो 9815873700, इस पे आप अपनी अपॉइंटमेंट बना के हमें मिल सकते हैं। और सेकंड ऑफिस हमारा श्री गंगानगर में है और मिस्टर सिकंदर वहाँ से काम कर रहे हैं और उनके साथ भी आपने 10 to 6 फ़ोन पे बात करके उनसे मिल सकते हैं और किसी भी किस्म की आपकी क्वेरी हो तो वो सॉल्व कर देंगे। चलिए, तो बड़ा सिंपल सा एक पॉइंट मन में आता है कि सर 4 बार 5 बार हमने वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं तो वो रिफ्यूज़ल आ रही है, अब आपके पास आए हैं बड़ी उम्मीदों से, सर आप हमारा वीज़ा लगवा दीजिए। पहली बात तो यह है कि हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, लगवाने की जो सोल डिस्क्रिप्शन पावर है वो एम्बेसी की है। ये बात सभी को मालूम होनी चाहिए कि माई वीज़ा या कोई भी कंसल्टेंट्स होते हैं वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए होते हैं। वीज़ा ग्रांट करने के लिए एक अलग एंटिटी है जिसे हम एम्बेसी ऑफिसर कहते हैं या एम्बेसी कहते हैं, राइट। सो अब 5 बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और 6ठी बार आप हमसे आए हैं वीज़ा लगवाने के लिए या अप्लाई करने के लिए। मकसद तो खैर लगवाना ही होता है, बट उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वीज़ा दोबारा भी रिफ्यूज़ हो सकता है और अप्रूव भी हो सकता है, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं रहता। बट वीज़ा अप्रूव ही हो, इसके लिए हम अपनी तरफ से कौन कौन से कोशिश कर सकते हैं ताकि आपको भी नुकसान ना हो और आप भी किसी भ्रम में ना हो कि बस अब माई वीज़ा के पास आ गए तो हमारा वीज़ा लग जाएगा। ऐसा कभी किसी कंसल्टेंट के साथ ना ऐसा होता है। और आपको भी अपना माइंड प्रिपेयर करके जाना चाहिए कि हम एक ऐसे कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं जिसको नॉलेज है, जिसने कई वीज़ाज़ ग्रांट करवाए हैं, अप्लाई करके उनको पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए हैं, हमारा भी उनमें से एक होगा। वीज़ा आना नहीं आना, अप्रूवल या जो रिफ्यूज़ल होती है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ये एक इमिग्रेशन का पार्ट है, राइट। अब वीज़ा किनके रिफ्यूज़ होते हैं, जैसे मैंने बताया था विजिटर वीज़ा में कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम प्रॉपर नहीं है या आपकी बैंकिंग प्रॉपर नहीं है तो वीज़ा नहीं आएगा। किसी भी कंट्री का वीज़ा मत अप्लाई करिए। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट देखने का है कि यदि आप जिस कंट्री में आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूएस है, यूके है, ये 5 मेजर कंट्री, या शेंगन का कोई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी आपको चेकलिस्ट एटलीस्ट मालूम होनी चाहिए। चेकलिस्ट सारी वेबसाइट पे या गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आप एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम लिख के उसकी चेकलिस्ट स्टडी वीज़ा लिख दीजिए तो वो आपको सारी आ जाएगी। अब स्टूडेंट आमतौर पे गलती क्या करते हैं, पहली बात तो जो 2 मेजर मिस्टेक होती हैं वो कौन सी है। पहली मिस्टेक होती है कि कम आइल्स के बैंड पर भी वीज़ा अप्लाई किया जाता है। आइल्स का हो, चाहे पीटीई हो, चाहे टोफल हो, चाहे ड्यूलिंगो हो, जो भी प्लेटफॉर्म है जो आपकी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए बने हुए हैं, तो कई
यूनिवर्सिटीज़ या कई कंट्रीज़ नहीं मानती, जैसे अब कनाडा है तो कनाडा आइल्स के लिए ही आपको रिकमेंडेड है कि आपने जब एसडीएस में आना तो आपको आइल्स ही करनी पड़ेगी। पीटीई करेंगे, टोफल करेंगे, डुलिंगो करेंगे तो आप नॉन एसडीएस में आपका फाइल लग जाती है। अब वहाँ पर वर्क परमिट है नहीं है, पीआर होगी नहीं होगी, वो आपकी बात है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये आती है कि हम बिना समझे किसी इंग्लिश के प्लेटफॉर्म को किसी ऐसी कंट्री में लगाते हैं जहाँ पर वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो सिरे से वो खारिज होता है। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ लानी है, चाहे आपने 50 लाख शो कर दिए, चाहे आपने 2 साल की फीस जमा कराई, जो मर्जी कर लो, उसमें वीज़ा रिफ्यूज़ होना है। पहली बात होगी आइल्स के लिए, या किसी भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आप नहीं समझते कि ये कंट्री यहाँ पर नहीं चाहिए तो आप लगा देते हैं। सबसे दूसरी बात, बड़ी बात होती है कि आपकी फंडिंग। आपने फीस नहीं जमा कराई तो आप फंड कैसे शो कर रहे हैं? आप किसी फाइनेंसर से फंड शो कर रहे हैं या आपको ले दे के फंड शो कर रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो सोचने वाला है ये है, वो है आपकी एसओपी, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो आपको रिप्रेजेंट करती है। देखो वैसे में तो आपने जाना नहीं है, तो आपको जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो आपको बताती है आपके बारे में कि सर मैं इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इस कंट्री में जा रहा हूँ, ये मेरे पास कोर्सेज हैं, ये मैंने प्रोग्राम लिए हैं, इसके बाद मैं अपनी होम कंट्री में आके अपना कोई जॉब करूंगा या बिजनेस करूंगा, ये मेरा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वापस आके अपने आप को यहाँ पर सेटलमेंट करने का है। अब वो एसओपी में आप नहीं बता पाए तो सिरे से आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, रिफ्यूज़ल आएगी। तो ऐसी जो चीज़ें हैं आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा एक और पॉइंट, देखो बातों बातों में एक और पॉइंट आता है कि एक कंसल्टेंट उस फाइल को लॉन्च कैसे कर रहा है, भर कैसे रहा है, उसको फाइलिंग कैसे कर रहा है, उसको क्या आपको वो फाइल भर के आपको दिखा रहा है, आपकी कुछ मिस्टेक्स को देख रहा कि वो मिस्टेक्स जो उसने की हैं, जो कंसल्टेंट है वो मिस्टेक करेगा। आपको फाइल दिखाने के बाद यदि आप ये गलती निकालते हैं कि सर ये मेरा एड्रेस का ये थोड़ा सा गलत हो गया, या पासपोर्ट का ये नंबर आपने थोड़ा गलत डाल दीजिए, ठीक कर दीजिए, या कोई ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि ये गलत लिखा गया किसी कंसल्टेंट से, क्या आपको वो कंसल्टेंट एक कॉपी देता है उसको चेक करने के लिए कि आप अपने लेवल पे 10 मिनट 15 मिनट या 2-4 घंटे लगाइए, इसको चेक करिए, कहीं से भी चेक कराइए, फिर हमें इसका फीडबैक दीजिए। यदि इसमें कोई करेक्शन करने वाली होगी तो वो करेक्शन करके हम वेबसाइट पे उसको अपलोड करेंगे। तो ऐसा यदि कोई कंसल्टेंट करता है तो आपको उसके पास जाना चाहिए। तो अब उसको मालूम हो चाहिए कि किस वेबसाइट पे कौन से लिंक पे जाके वो फाइल अपलोड करनी है, उसमें कौन कौन सी चेकलिस्ट चाहिए, कैसे कैसे अपलोड करनी है, वो उसको सारा इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो मेजर मैंने बातें की हैं, इन चीज़ों से हम भूल चूक कर जाते हैं तो हमारा वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ल की कगार पे आता है। जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल है, चाहे वो 216 सेक्शन हो या 179 सेक्शन हो, इसमें यही बोला जाता है कि आपके फाइनेंस प्रॉपर नहीं है, आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्रॉपर नहीं है, आपकी इंटेंशन इतनी क्लियर नहीं है कि आप वापस अपनी होम कंट्री में आओगे। तो चाहे वो विजिटर वीज़ा हो, चाहे टूरिस्ट वीज़ा हो, जब हम बात कर रहे हैं स्टडी वीज़ा की, तो आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो वापस आने का 100% एम्बेसी ऑफिस को नजर आना चाहिए, वीज़ा ऑफिसर को नजर आना चाहिए कि ये एक जेन्युइन प्रोफाइल है। कई बार आपने देखा होगा कि 7.5 पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपने 1 साल की फीस जमा कराई, आपने आपके इसमें बैंड अच्छे हैं, आपने जो फंड शो करना वो भी प्रॉपर कर दिया और फाइल आपकी रिफ्यूज़ होगी। तो कारण इसमें कई कारण होते हैं। पहला कारण तो ये कि आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है वो क्लियर नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये चेक करने वाला होता है कि जिस कंसल्टेंट ने आपकी फाइल अपलोड की है उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज़ ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिसमें आपकी जो फाइल है वो रिफ्यूज़ हो सकती है। अब हम मेजर पॉइंट पे बात करते हैं कि ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या करें। सबसे पहला पॉइंट, यदि आप कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं तो एसडीएस जो स्टूडेंट ट्रस्ट टीमवर्क के अंडर फाइल्स आती हैं, जहाँ पर आपको 1 साल की फीस जमा करानी है, जीआईसी है और आपके जो 6 बैंड ई चाहिए। तो ये 3 जो मेजर पॉइंट्स हैं, यदि ये आप कवर करते हैं तो कनाडा में रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको 80 to 90% वो वीज़ा आपको मिल जाता है। कनाडा की बात होगी। यदि आपने ऑस्ट्रेलिया में जाना तो अपने जो प्रॉपर फंड है, 3 महीने के पुराने जो फंड हैं वो आपको जरूर शो करने पड़ेंगे। आइल्स में आपके 6 बैंड ईच हो तो बहुत बढ़िया, गैप ना हो आपका +2 के बाद या 1 आध साल का गैप है तो चल जाता है, वो भी आप जस्टिफाई कर दें।
ज़्यादा साल का गैप ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता। ये ऐसी गलती मत करना जब आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करोगे। यदि आपने न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करना, 6 महीने पुराने आपके पास फंड होने चाहिए। हाँ, एक मॉड्यूल में 5.5 बैंड भी आ गए तो वीज़ाज़ के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि मैं बात करूँ यूके के बारे में, 28 दिन पुराने आपके फंड होने चाहिए। आइल्स में यदि आपके 5 बैंड भी हैं, आपकी प्रोफिशिएंसी ठीक है, तो भी आपका वीज़ा आ सकता है। या आपने +2 में 70% मार्क्स CBSE बोर्ड में है +2 में, तो भी आपका वीज़ा वो अप्लाई किया जा सकता है और यूके का वीज़ा आ जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हम USA की बात करें तो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपया आपको एक दिन पुराना फंड, जेन्युइन फंड शो करना होता है और फीस आपको वीज़ा लगने के बाद देनी है। USA और न्यूजीलैंड एम्बेसी का ये एक वे होता है कि आपने जब वीज़ा लग गया तब ही आपने फ़ी उसके बाद डिपॉजिट करानी है। आमतौर पे कंसल्टेंट ये कहते हैं कि सर हम तो आपसे पैसा ही वीज़ा लगने के बाद लेंगे, तो आप हमें 2 लाख रुपया हम रिस्क ले रहे हैं, तो 2 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी उसके एक कंसल्टेंट मांग करता है तो वो लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूजीलैंड और USA ये आपको वीज़ा लगने के बाद ही गवर्नमेंट की फ़ीस, वहाँ पर यूनिवर्सिटी की फ़ीस है जमा होती है। सिंगापुर में भी ऐसे होता है, सिंगापुर में, साइप्रस में भी ऐसा होता है कि आप वीज़ा लगने के बाद ही फ़ीस जमा कराएं। हाँ, बाकी कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इसमें जो फ़ी है ये UK में वो फ़ी पहले जाती है। कुछ कंट्रीज़ में इंटरव्यूज़ होती हैं जहाँ पर आपको ये कहा जाता है कि इंटरव्यू होनी नहीं है। अब USA में आपकी इंटरव्यू होनी ही होनी है। आपका F1 वीज़ा 5 साल का लगना, आपको 5-4 मिनट एम्बेसी ऑफिसर के आगे खड़े होना पैना। कोई कंसल्ट ये कहता है कि आपको 100% वीज़ा लगवा देंगे, इंटरव्यू की ज़रूरत नहीं है, बस आ जाओ, हमें बस 50,000 रुपये, लाख रुपये दे दो, या इसमें नहीं लगा तो 50,000 रुपये आपको रिफंडेबल कर देंगे, 50 आपको नॉन रिफंडेबल। ये सारी कहानी चलती हैं। ये एक क्लाइंट तो ख़राब होता ही होता है, फिर बाद में वो एक कंसल्टेंट पे भी क्वेश्चन मार्क लाता है, या इमिग्रेशन सेक्टर पे भी क्वेश्चन मार्क लगता है कि ये सेक्टर ही ऐसा है, सारे कंसल्टेंट ऐसा होंगे। तो जो मैंने अभी कंट्रीज़ के नाम बोले हैं, तो हर कंट्री में अलग अलग रूल्स हैं पढ़ने के, काम करने के, PR के। उन सभी को आप समझिए। आपके पास अपना पैसा हो फीस जमा कराने के लिए, तभी आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करिए, तो वीज़ाज़ के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। 100% किसी भी वीज़ा की गारंटी नहीं ली जा सकती। तो वीज़ा गारंटी मैं 2 वर्ड बोलता हूँ, गॉड या फ्रॉड जो है वो वीज़ा की गारंटी लेते हैं। माई वीज़ा ना गॉड है ना फ्रॉड है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर कोई भी पेरेंट या स्टूडेंट्स खुद जो है वो अगर इसको जो सर ने अभी एक्सप्लेन किया इसको दोबारा फिर से ध्यान से सुनते हैं, तो आप अपनी एलिजिबिलिटी जो है घर पर बैठे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। कि आपको जैसे पता है, एक 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आइल्स के बैंड हैं, फंड्स हैं, और उसके साथ साथ का जो क्राइटेरिया है, तो और फंड्स कितने पुराने, जैसे कि कनाडा में STS में फंड्स दिखाने ही नहीं है, बाकी कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में दिखाने हैं। फिर फ़ी आफ्टर वीज़ा या बिफोर वीज़ा का वो सारा 3-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी कौन सी कंट्री में बनती है और किस में आप कंफर्टेबली जा सकते हैं। अगर बहुत पुराने फंड्स नहीं हैं, है ना, तो बाकी जो कंट्रीज जिनमें फंड्स की जरूरत नहीं है, कनाडा में फंड की जरूरत ही नहीं है। जब SDS में आ गया तो फंड की जरूरत नहीं है जी। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप आइल्स में अच्छा स्कोर कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं किसी भी कंट्री में जाने के लिए। तो आप आराम से इसको जो है दोबारा सुन सकते हैं, फिर सुन सकते हैं 2 बार 3 बार, और हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको 1-to-1 भी गाइडेंस दे सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस में फिट बैठते हैं। और जो स्टूडेंट्स अभी +2 कर रहे हैं, एग्जाम्स देने हैं, उनके पेरेंट्स, हम यही सजेस्ट करेंगे कि एक बार आकर हमें उनसे मिल लें, थोड़ी गाइडेंस ले लें, सो दैट एक प्रिपरेशन हो जाएगी कैसे करना है। तो और कुछ आपके अगर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, डाउट्स होते हैं, तो ज़रूर आप हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सर।